लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ह्यूमन रिसोर्स उसके पहले एजुकेशन सेक्टर और उसके पहले हेल्थ सेक्टर, ये तीनों का हमने पीवाईक्यू देख लिया था। मेंस का पीवाईक्यू मेंस का देख लिया था। इसके हमने इसको फ्रेम यानी एक तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग किया था और शॉर्ट नोट्स अपना बनाया। यानी हमारा ये 3 टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, गरीबी और भूखमरी यानी भूख। इसी में हमारा कुपोषण भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम इनसे क्या क्या क्वेश्चन आए थे, इनका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे और क्या क्या आगे आ सकते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये GS2 है और ये GS1 है और दोनों में गरीबी के टॉपिक हैं, लेकिन मेन इसमें आता है, लेकिन इसमें सोसाइटी है तो इससे भी क्वेश्चन गरीबी में आता है। इसमें सोशल जस्टिस है और GS3 उसमें इकोनॉमिक पोर्शन में GS3 में इकोनॉमिक पोर्शन में हमारा गरीबी टॉपिक आता है। ठीक, तो ऐसे हमको तीनों को देखना है। तो दो ही मेन है, दो ही पे ध्यान रखिए, हमारा तीसरा हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन रहता है, लगभग उसी टॉपिक पे रहता है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि गरीबी के अनेक अनुमान उपलब्ध हैं, किंतु सभी समय के साथ गरीबी में कमी के संकेतक देते हैं। क्या सहमत है कि ग्रामीण शहरी संकेतकों के संदर्भ में समन्वयात्मक परीक्षण करें। यानी सिंपल है, गरीबी के आकलन की प्रवृत्तियां कैसी है, गरीबी कैसे आकलन किया जाता है। इन एक तरह से हमारा गरीबी मापने का तरीका क्या है, तो MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, स्पेशली उसके बारे में ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए समझिए, फिर भी हम इसको बताते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तब तक केवल दिखावा बना जब तक उनके पीछे मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो। प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रदर्शन के संदर्भ में चर्चा करें। यानी एक तरह से ये क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी योजनाएं, गरीबी की सरकार क्या योजनाएं चला रही है, क्या वो स्पेशली मतलब मुख्य रूप से कार्यक्रम मैंने अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कार्य, मैंने गरीबी को कम करने में योगदान दे रहा है कि कुछ उसके राजनीतिक इच्छा शक्ति पे, यानी सरकार की इच्छाएं अगर नहीं हो तो क्या वो अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी कानून को बना देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लागू करने के तरीके ज्यादा जरूरी होते हैं। कैसे उसको लागू किया जा रहा है, कैसे उसका एनालाइज किया जा रहा है, कैसे उसके फीडबैक के लिया जा रहा है। हाँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो 17 पूछा हुआ है। भूख और गरीबी आज भी भारत में सुशासन में सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या के निपटान हेतु विभिन्न सरकारी प्रगतियों का मूल्यांकन करें। सिंपल, भूख और प्रगति से संबंधित चुनौती, इसमें हमको लिखना है कि भूख और प्रगति तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। संबंधित चुनौती क्या है, चुनौती के समाधान के लिए सरकार काम क्या कर रही है, योजनाएं क्या चल रही है। जो पिछला क्वेश्चन था गरीबी के लिए योजनाएं, हम चाहे तो उसको भी यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एक दो भुखमरी की योजनाएं को लिख देंगे। आइए 18 वाला देखते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भूख का मुख्य कारण केवल खाद्यान्न की उपलब्धता की कमी मानने से भारत की कमजोर मानव विकास नीतियों से ध्यान हट जाता है। सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या भूख मतलब केवल भोजन की कमी है। नहीं, भूख मतलब पौष्टिक आहार भी हो, सारे विटामिन भी हो, साथ ही साथ मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए उससे संबंधित सारे बहुआयामी विषय भी शामिल किए जाते हैं। तो खाद्यान्न मतलब खाद्य की समस्या वर्सेस मानव विकास, तो ये भी भूखमरी का क्वेश्चन, लेकिन मुख्य रूप से खाद्य की समस्याओं पर इसको ध्यान देना है कि हाँ, खाद्य की समस्याएं केवल खाद्यान्न के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के समाधान और तथा उसकी कमी, मतलब खाद्यान्न के समय चुनौती क्या है, उसकी कमी क्या क्यों वो पूरा नहीं कर पा रहे, और क्या सिर्फ खाद्यान्न ही जरूरी है,
क्या इसके अलावा और कुछ जरूरी नहीं है, यानी अन्य नीतियों पर भी चर्चा करनी है। भारत में गरीबी और भूख के बीच संबंध में बढ़ती असमानता दिखाई दे रही है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय में कमी के कारण गरीबों को गैर खाद्य आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करना पड़ता है, उनके खाद्य बजट पर प्रतिकूल प्रभाव। यानी गरीबी और भुखमरी के संबंध में बढ़ती असमानता, कारण क्या असमानता का? तो सामाजिक व्यय में कमी। इन सरकार सामाजिक व्यय में कमी का मतलब है कि सरकार उनके स्वास्थ्य आदि पर, जैसे कि गरीबी के अन्य कारण भी हो सकते हैं। गरीबी केवल भूख की कमी से थोड़ी गरीबी होती है। गरीबी के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं महंगी हो जाना, जैसे निजी अस्पतालों में जाना महंगी हो गया, अन्य रोजगार ना मिलना, कौशलिक रोजगार ना मिलना। अगर आपके पास एजुकेशन महंगी हो जाए तो भी आप गरीबी में चले जा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि सरकार इन सभी पे, यानी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, यानी अन्य मानव कल्याण के लिए अन्य रोजगार जैसे सामाजिक क्षेत्रों पे सरकार खर्च नहीं कर रही, जिसके कारण लोग गैर खाद्यान्न आवश्यकता, यानी खाने के अलावा जो आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे अधिक खर्च कर रहे हैं, जो गरीबी का एक मुख्य कारण बन गया है। तो हाँ, ये सही बात है। अब इसको आपको लिखना है कि गरीबी, भूख, मतलब गरीबी और भूख में मेन अंतर क्या है, ठीक, असमानता क्यों दिखाई दे रही है गरीबी और भूख में। फिर बताना है कि हाँ, लोगों द्वारा गैर आवश्यकताओं पर अत्यधिक खर्च करना पड़ रहा है, इससे खाद्य बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब क्यों प्रभाव पड़ रहा है, कैसे इसके समाधान के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और आगे की राह लिख के निकल जाना है। केवल आय के आधार पर गरीबी का निर्धारण पर्याप्त नहीं है, गरीबी की व्यापक एवं तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक का रिपोर्ट, ये सिंपल है कि ये इतना कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। केवल आय के आधार पर गरीबी नहीं, बल्कि उसके लिए व्यापक आधार पे है, ठीक। ये कॉन्टेक्स्ट आपको इंट्रो यहाँ से बना लेना है कि एमपीआई के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आप आय से मत देखिए गरीब है अमीर है, उसके देखिए कि वो एमपीआई टोटल 12 स्तंभ दिए गए थे, जिसमें स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा और जीवन स्तर में 6 हैं, स्वास्थ्य में 2 हैं, शिक्षा में 2 हैं। 6 2 8, 2 10, और 2 भारत सरकार अपना अलग से दी है, वो नीति आयोग का है। एक मातृत्व स्वास्थ्य, एक बैंक खाता। तो ये आपको ये दोनों तो नहीं लिखना है, क्योंकि मातृत्व, हाँ, आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं भारत सरकार द्वारा इसके और विस्तार के लिए 2 अन्य स्तंभों को जोड़ा गया। लेकिन आप इन 10 के बारे में लिखिए, इन 10 के बारे में आप लिखिए, और उन्हीं के बारे में बताना है, यानी वही एमपीए रिपोर्ट के बारे में लिखना है। हमारा ये एक टॉपिक जरूरी है, एमपीए रिपोर्ट। एमपीए रिपोर्ट से हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ, ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, आप गरीबी कहीं भी क्वेश्चन हो तो इसका एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं। गरीबी और कुपोषण एक दुष्चक्र का निर्माण करता है, जिससे मानव पूंजी का विकास प्रभावित होता है। चलिए, ये कॉन्टेस्ट हमारा हो गया, इतना इतना क्वेश्चन से कुछ नहीं लेना देना। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? सिंपल है कि गरीबी से कुपोषण कैसे जन्म लेता है। कोई गरीब है, वो खाने पर अधिक खर्च नहीं करेगा, और करेगा भी तो सिर्फ पेट भरने के लिए। वो उस पोषण पे, यानी पौष्टिक आहार हो, विटामिन हो, ये सब पे ध्यान नहीं देगा। इससे कुपोषण का जन्म होगा। कुपोषण का जन्म होगा तो कुपोषण जैसे बीमारी के लिए वो इलाज, स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करेगा। अगर स्वास्थ्य सुविधा पर अधिक खर्च कर रहा है तो वो फिर से गरीब बन जाएगा। यानी गरीब था, खाना पे कम खर्च किया, कुपोषण हुआ, कुपोषण से स्वास्थ्य पे गया, स्वास्थ्य से फिर गरीब हो गया, मतलब स्वास्थ्य पर अत्यधिक खर्च के कारण गरीब हो गया। ये एक चक्र बन जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ये एक दुष्चक्र है, जिससे मानव पूंजी का विकास प्रभावित होता है। तो आपको बता देना है कि हाँ, कैसे कैसे प्रभावित हो रहा है। तो ये सब कारण है जिससे मानव पूंजी प्रभावित हो रहा है। इसको तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आपको कुछ कदम नहीं उठाना है, सिर्फ सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं बता देना कि हाँ हाँ, सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए। आपको आगे की राह में अगर कोई केस स्टडी पता हो, या कोई अच्छा एग्जाम्पल पता हो कि हाँ, केरल सरकार द्वारा ये काम किया गया, या जापान में ये काम किया गया कुपोषण के लिए, या यूएस में ये काम किया गया, तो आप आगे के राह में उसको जोड़ सकते हैं कि हाँ, ऐसा किया जाना चाहिए, जैसे यूएस मॉडल अपनाइए, केरल मॉडल अपनाइए। ऐसा आप आगे की राह में बता सकते हैं। तब आइए देखते हैं 2025 में क्वेश्चन। संसाधनों के स्वामित्व में असमानता गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा करें। संसाधनों में असमानता, संसाधन किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ये असमानता है। यानी कोई जिसके पास अत्यधिक पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, तो ये गरीबी का एक प्रमुख कारण बन जाता है।
अब ये पैराडॉक्स है, मतलब पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास का मतलब होता है जरूरी ऐसा नहीं है। अब जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि गरीबी के विरोधाभास के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया, संसाधनों के स्वामित्व में असमानता। संसाधन, नॉर्थ के पास संसाधन कम है, साउथ के पास संसाधन ज्यादा है, तो एक असमानता उत्पन्न हो जाती है नॉर्थ वर्सेस साउथ। लेकिन जस्ट उल्टा करिए, अब झारखंड के पास संसाधन अत्यधिक हैं और गोवा संसाधन कम। फिर ये पैराडॉक्स ही तो है, मतलब पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, कि हाँ मानते हैं कि ठीक है संसाधन जहाँ अधिक अधिक है वहाँ, और जहाँ कम है वहाँ दोनों में अंतर है। तो ठीक है झारखंड में संसाधन अधिक है, गोवा में कम है, तो फिर यहाँ उल्टा क्यों हो जा रहा है। और अगर देखें तो संसाधन का मतलब केवल खनिज संसाधन नहीं, मानव संसाधन भी होते हैं। महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र में इसके, महाराष्ट्र में पैसे अधिक हैं, स्किल्ड वर्कर अधिक हैं, लेकिन फिर आगे गुजरात है क्योंकि यहाँ माइग्रेंट वर्कर अधिक आते हैं। तो ऐसे असमानता के बारे में बताना है, संसाधनों की असमानता और गरीबी में पैराडॉक्स कैसे बन जाता है। ये हमारा GS2 का क्वेश्चन आ रहा था। GS2 क्वेश्चन को हमने देखा, अब थोड़ा देखते हैं GS1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। या इसको हम हटा ही देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा आर्थिक कारकों पे अधिक निर्भर करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, छूटने क्या, छूटे तो कोई नहीं चाहिए, फिर भी ऐसे क्वेश्चन को सोचना ही रहता, सोचना नहीं रहता है। क्योंकि सीधे पूछ रहा है, संयुक्त परिवार वर्सेस अर्थव्यवस्था, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा आर्थिक कारकों पर अधिक निर्भर करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, संयुक्त परिवार वर्सेस अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन डायरेक्ट है। पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और बाहर श्रम प्रवास की प्रवृत्ति में आए परिवर्तन की चर्चा करेंगे। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको। ऐसे आप याद रखिए कि हाँ भारत में अभी भी आंतरिक और बाह्य प्रवास अत्यधिक है। आंतरिक प्रवास का मतलब राज्य के अंदर ही प्रवास हो रहा है, और बाह्य प्रवास का मतलब देश के बाहर। देश के बाहर बहुत ज्यादा इस समय प्रवासन हो रहा है, और खासकर जो ऊपर की जनसंख्या यानी जिनके पास अत्यधिक वेल्थ है, पैसे हैं। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है, और गरीबी, ये क्वेश्चन थोड़ा, जो हमने क्वेश्चन पहले किया था, गरीबी और कुपोषण का दुष्चक्र, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, कि कैसे गरीबी से जनसंख्या और जनसंख्या से गरीबी, गरीबी से जनसंख्या, गरीबी से जनसंख्या, मतलब गरीबी से जनसंख्या बढ़ेगा। यानी जो गरीब होंगे सोचेंगे कि और बच्चे कर लेते हैं ताकि वो हमारे संसाधन, हमारे कार्य में मदद करेंगे। और जो जनसंख्या अत्यधिक होगी तो उन पर खर्च अत्यधिक होगा, स्वास्थ्य पे खर्च अत्यधिक बढ़ जाएगा, तो गरीबी हो जाएगी। तो इसका आलोचनात्मक परीक्षण करने का, हाँ आपको लिखना है कि भाई गरीबी के क्या क्या, जनसंख्या मतलब बढ़ती जनसंख्या गरीबी के कारण है। फिर लिखना है गरीबी भी जनसंख्या बढ़ते के कारण है। दोनों को आलोचना करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट उल्टा भी हो सकता है। जैसे आपको अच्छा अगर एग्जाम्पल कोई देना हो तो बताना है कि ठीक है बढ़ती जनसंख्या गरीबी के कारण हम मानते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा करिए आप कि ठीक है जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या गरीबी के कारण है, लेकिन चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जहाँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, वहां गरीबी बहुत कम है। तो ये एक हमारा विरोध हो गया, आलोचना हो गया कि हम देख रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या गरीबी के कारण है, लेकिन चीन इसका उल्टा है, चीन में जनसंख्या बढ़ी लेकिन गरीबी नहीं हुआ। अब ये गरीबी जनसंख्या के कारण है, ठीक है, जहाँ गरीब, इसका मतलब जहाँ लोग गरीब हैं वहाँ जनसंख्या अत्यधिक होगी। तो ये जस्ट उल्टा, इसका कोई एग्जाम्पल सोचिए। इसका अच्छा एग्जाम्पल अगर देखना हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ गरीबी भी है और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यही है कि आपको पहले बताना है कि हाँ गरीबी कैसे है, अब इसका काउंटर क्वेश्चन खोजना होगा जहाँ गरीबी भी है लेकिन जनसंख्या उतना अत्यधिक नहीं बढ़ पाया है। तो ऐसे देश में आपको अगर देश नहीं कोई मिले तो राज्य को ढूंढिए, भारत के राज्य कौन से ऐसे हैं
जहाँ गरीबी है लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं है, जनसंख्या कम है। जैसे कौन से स्टेट हो सकता है? एक तरह से हो सकता है झारखंड, उड़ीसा। ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि जनसंख्या वर्सेस गरीबी। गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त है कि गरीबी को वंचना से मुक्त किया जाना चाहिए। उदाहरण सहित बताएं। क्वेश्चन सीधे गरीबी उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन की सरकार क्या कार्य कर रही है, और वंचना का मतलब होता है कि गरीबी केवल एक कारण से नहीं होती, आय की कमी से गरीबी नहीं होती। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मानव संसाधन पर खर्च नहीं, मानव कौशल का ना होना, रोजगार का ना मिलना, अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर इसको अच्छा से लिखना है तो सीधे एमपीए को लिखिए कि हाँ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी के 10 स्तंभ हो सकते हैं। आप इसके बारे में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आकांक्षित जिलों के परिवर्तन हेतु प्रमुख रणनीतियां विवरण, ये योजना है। तो योजना आप पढ़िएगा तो ये डायरेक्ट योजना क्वेश्चन है। और ये योजनाएं जब फेमस होती हैं तो उस समय पढ़ लीजिए, मेंस के एग्जाम के टाइम। आकांक्षी जिला का मतलब तो जिला को सशक्त बनाना। अब उसका क्या वितरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भूमिका रहे, ये उस समय कार्यक्रम कौन सा पढ़ लीजिए एक बार, योजना को डायरेक्ट। इसका नोट्स नहीं बनाया जाता, इसका नोट्स छोड़ दीजिए। जब आपको जिस पर पीटी आपका क्लियर हो जाए, आपको मेंस लिखना हो, तो उस समय जितनी योजनाएं चल रही हो, मतलब न्यूज में हो, उनका आपको नोट्स बनाइए, या डायरेक्ट कोचिंग किसी कोचिंग के ही प्रिंटेड नोट्स ले लीजिए जहाँ पे सारी योजनाएं कवर हो जाती हैं। और सारे योजनाओं का भी नोट्स बना के आप रख भी ले, तो ऐसे हमारा नोट्स 200-250 पेज का रहता है, शॉर्ट नोट्स बन के 100 पेज का हो जाता है। क्या ही फायदा 100 पेज का शॉर्ट नोट्स। नए राज्यों का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभकारी है, चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में भी आया था, आई थिंक याद नहीं आ रहा, लेकिन आया था एक क्वेश्चन कभी तो। उसमें पूछा था कि पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन करने से राज्यों के बीच होने वाली समस्या समाधान हो सके, मतलब एक तरह से जो अमीर गरीबी का बंटवारा चल रहा है राज्यों के बीच, वो समाप्त हो सकता है। वही क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभकारी है। तो आपको इसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट बताना है। पहला कि नए राज्यों का गठन लाभकारी है, कैसे लाभकारी है, तो एग्जाम्पल करेंट वाला देना है कि राज्य अगर छोटे हो जाएंगे, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, नए राज्यों का, यानी छोटे छोटे राज्यों में गठन कर दिया जाए, तो छोटे राज्यों का प्रशासन आसानी से देखा जा सकता है, उनके लिए खर्च भी मैनेज किया जा सकता है, पारदर्शिता आएगी। जैसे एग्जाम्पल देना हो तो सिक्किम, गोवा। वही देने इसके विरोध में करने कुछ अगर नहीं किया जाए तो बड़े राज्य जैसे कि बिहार, यहाँ पे पारदर्शिता मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। अब बताना ठीक है, नहीं नहीं जरूरी नहीं है कि नए राज्यों का गठन किया ही जाए, बड़े राज्य भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये आपको दोनों काउंटर पॉइंट बना के आंसर लिखना है। ये पॉलिटी में ज्यादा अच्छा से एक क्वेश्चन था, उससे डील हो सकता था। गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक योजनाओं के बावजूद भारत में गरीबी क्यों बनी हुई है, कारण बताएं। सिंपल, गरीबी उन्मूलन के कारण बता दीजिए। गरीबी उन्मूलन की योजनाएं बनी हैं, तो पहले आप गरीबी उन्मूलन से संबंधित क्या क्या है, योजनाएं क्या क्या बनी, फिर वो क्यों नहीं अच्छे से काम कर रही, योजनाओं के समक्ष कुछ चुनौतियां होंगी, उन चुनौती के समाधान के लिए सरकार फिर से कुछ काम की होगी। उसके बाद बता दीजिए हाँ सरकार ये काम की, आगे की राह लिख दीजिए, ऐसा किया जाना चाहिए, खत्म। भारत में डिजिटल पहलों ने शिक्षा प्रणाली के संचालन में किस प्रकार योगदान दिया। सिंपल, डिजिटल शिक्षा से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी करंट के ही क्वेश्चन है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा उस समय, ये क्वेश्चन 2020 के समय आया हुआ। इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उस समय कोविड खत्म हुआ था, तो कोविड के बाद खत्म नहीं हुआ था, लेकिन कोविड उस समय चल रहा था, तो लोग ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए क्वेश्चन ये आया था, छोड़ सकते हैं। देखिए कोविड क्वेश्चन, हमारे ने भारत में वर्गीय समानता कोविड क्वेश्चन छोड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। तो कोविड के समय आया, कोविड था इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया। हाँ, अगर देखना है कैसे कर रही थी तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन क्या ही करिए क्वेश्चन देख के। हाँ, कोई अन्य महामारी आए तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन, यहाँ उस महामारी का नाम रखिए, सेम क्वेश्चन बना लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों उन्हें प्राप्त करने के उपायों की विस्तार से चर्चा करिए। जनसंख्या शिक्षा का मतलब पता है क्या होता है? इन जनसंख्या को शिक्षित करना,
अगर आपको नहीं पता है, अगर फैमिली प्लानिंग तरह से फैमिली प्लानिंग नहीं है तो जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा, अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगी, उनके लिए संसाधनों को जुटा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक तरह से पारिवारिक जनसंख्या नियंत्रण से क्वेश्चन टाइप से है कि हाँ, पारिवारिक शिक्षा क्यों जरूरी, क्यों जनसंख्या, मतलब एक तरह से क्या इसको बोला, फैमिली प्लानिंग बोला जाता है इंग्लिश में। फैमिली प्लानिंग की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कोविड के बाद के क्वेश्चन, और ये सोसाइटी क्वेश्चन है, तो सोसाइटी में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो करेंसी का, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी क्रिप्टो तो चलता ही है, फेमस ही है। इसका वैश्विक सुरक्षा में भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन वीडियो मैंने स्टार्ट करना ही भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ इस क्वेश्चन पे था, तब तक वीडियो पॉज हो गया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा डील कर लिया था उसमें। अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है ये सारे सोसाइटी क्वेश्चन है, तो इनको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम गरीबी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी भी नहीं है अभी के लिए फिलहाल। अब शॉर्ट नोट्स में देखा है, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मैंने पूरा पढ़ाया, फिर भी चलो कोई ना, देखते हैं। एक छोटा सा इंट्रो, इंट्रो आप पढ़िए समझिए, इसमें मैंने भुखमरी गरीबी दोनों को ऐड किया है। उसके बाद एक और इंट्रो, ताकि स्पेशली गरीबी क्वेश्चन हो तो, और वर्ल्ड बैंक ये लिख बोला है तो और अच्छा है। उसके गरीबी और भुखमरी दोनों के एक साथ चुनौती क्या है, और दोनों के एक साथ समाधान क्या है। तो इसके लिए जैसे कि हिडन हंगर, यानी केवल खाना खाना जरूरी नहीं है, उसमें उचित पोषक आहार होना चाहिए, और इसमें कुछ डाटा डालेंगे। डाटा के लिए 6 रिपोर्ट, और फिर योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, स्वास्थ्य के लिए ये सारी योजनाएं हैं, और क्या क्या दिक्कत है ये योजनाएं ये चल रही हैं। वैसे ही कौशल विभाग की नीति आयोग में इतने परसेंट कुशल लोग हैं, 5% कुशल लोग हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम, जर्मनी का डुअल मॉडल सिस्टम। फिर उसके बाद अन्य ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, गरीबी की चिंताएं हैं, और समाधान के लिए ये सारी योजनाएं चल रही हैं। एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे, फिर एक डायग्राम अगर ये ऐड कर लीजिएगा, कभी यूज पड़े तो यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था एमपीआई से, तो एमपीआई को हमको एक छोटा सा चार्ट बना के लिख लेना है, क्योंकि ये ध्यान रहे बार बार कि अगर नहीं भी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट है, इसको हम गरीबी में कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर अब स्पेशली गरीबी से क्वेश्चन आए, गरीबी क्या कारण हो सकते हैं, कुछ आर्थिक सामाजिक कारण होंगे। अब इसके लिए कुछ कुछ अलग अलग सारे लिखे हुए हैं कि हाँ ये भी है, ये भी है। ये सारे कारण हो सकते हैं गरीबी के। फिर ये कुछ हैं सामाजिक कारण, कुछ नीतिगत कारण हो सकते हैं, और संस्थागत कारण हो सकते हैं, जनसंख्या की दबाव हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है। उसी पर भूखमरी के कुछ कारण हो सकते हैं। ये सारे भुखमरी के कारण, और भुखमरी के क्या क्या कुछ एग्जाम्पल आपको ऐड कर लेना कि क्या क्या कारण हैं। ये मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं रहा, शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ क्या क्या आपको ऐड करके रखना है। उसके बाद भुखमरी के लिए क्या क्या प्रयास, कम करने के लिए सरकार प्रयास क्या कर रही है, तो ये सारे भुखमरी कम करने के प्रयास कर रही है। एक तरह से गरीबी कम करने का प्रयास यही हो सकता है, क्योंकि गरीबी भुखमरी के कारण हो सकता है, तो ये सारे सरकार प्रयास कर रही है। उसके एक छोटा सा इंट्रो लिख लेंगे, एक निष्कर्ष लिख लेंगे, इसमें सारे मैंने डायमेंशन कवर कर लिया है। अब लिखते समय हम इसमें से जिस डायमेंशन में क्वेश्चन हो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। सेम वैसे कंक्लूजन, जिससे ज़्यादा पूछा हो उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, और जिससे डायमेंशन से कम क्वेश्चन हो उसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। इस तरह हमारा एक तरह से ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी हमारा सोसाइटी का पूरा टॉपिक, सोसाइटी से सोशल जस्टिस कंप्लीट हो गया। सोशल जस्टिस में अब बच गया सिर्फ एनजीओ, एसएचजी और अन्य जो योजनाएं इससे रिलेटेड है, और संस्थाएं वो सारे। तो मैं इस गवर्नेंस की जो टॉपिक आता है, GRNNC गवर्नेंस, तो इस गवर्नेंस में मैं इसको पढ़ा दूँ, क्योंकि गवर्नेंस में हम लोग एनजीओ पढ़ते हैं, एसएचजी पढ़ते हैं, महिला ग्रुप पढ़ते हैं, फिर वो कोई भी सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारे कैसे गरीबी कम करने में मदद कर रही हैं, भुखमरी कम करने में मदद कर रही हैं, कैसे शिक्षा पे काम कर रही हैं, और कैसे वो पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रही हैं। तो ये सारे को हम गवर्नेंस में कवर करेंगे। तो एक तरह देखा जाए तो हमारा सोशल जस्टिस के सारे हमने PYQ कर लिए,
तब जब बना नहीं, अगर नहीं भी बना आपसे तो कम से कम आपने पीवाईक्यू को देखा तो सही और समझा तो सही कि फॉर्मेटिंग करना क्या, क्वेश्चन डिमांड क्या है। कम से कम आपका शॉर्ट नोट्स तो तैयार हो गया। अगर एक बार शॉर्ट नोट्स आप बना लेते हैं तो सेम चीज़ को आपको रिवीजन करते समय बहुत कम टाइम लगेगा। 2 से ढाई घंटे में आप शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लेंगे, अब फिर पीवाईक्यू बनाएंगे, फिर नहीं हुआ फिर रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह आप 3-4 बार एक ही चीज़ को रिवीजन कर करके, नहीं तो आपके पास जो 200-250 पेज का बना हुआ है ना वो सोशल जस्टिस का नोट्स, उसको आप एक बार रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू नहीं हुआ दोबारा उसको रिवीजन करने का मन ही नहीं करेगा। 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाएगा एक नोट्स का रिवीजन करने में। इसलिए शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है। हमने एक टॉपिक पर भी बना लिया, अब ऐसे देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं जिस टॉपिक से अगला टॉपिक, जैसे कि हम ट्राई कर रहे हैं अगला टॉपिक या तो गवर्नेंस का बनाएं या आईआर का बनाएं, क्योंकि आईआर में सबको दिक्कत होती है। गवर्नेंस का उसमें कुछ डाटा नहीं होते, स्टैटिक्स पोर्शन है तो हो जाते हैं। आईआर करंट का टॉपिक है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम ट्राई करेंगे आईआर का बनाएं और नहीं तो गवर्नेंस का। आप लोग कमेंट करिए, जिसका कमेंट ठीक ज़्यादा रहेगा ट्राई करेंगे वही बनाएंगे। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आप चैनल, देखते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।